Welcome friends. Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, we are doing study of modern Indian history, and under this segment today we are going to discuss about the arrival of French, or you may say arrival of France in India. आधुनिक भारत के इतिहास में आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। ठीक है, इसी पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई यूरोपीय देश फ्रांस के पहले समुद्री मार्गों से व्यापार के उद्देश्य से भारत आए, और इन प्रमुख देशों में अगर आप देखें तो सबसे पहले पोर्टुगीज जो कि 1498 में आए। यहां पे पुर्तगाल है, देखिए ब्लैक वाला पार्ट। उसके बाद डच आए 1595-96 में। ठीक है, तो डच कहां है भाई? तो डच देखिए, ये डच जो है यहीं पे नीदरलैंड है। ठीक है, तो यहां पे डच है। तो नीदरलैंड के निवासियों के लिए और उनकी भाषा के लिए डच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो डच 1595-96 में आते हैं। उसके बाद जो तीसरी यूरोपीय कंपनी है वो है यहीं पे ब्रिटेन। ठीक है, ये ब्रिटेन आता है या ब्रिटिशर्स आते हैं, जिनको हमने इंग्लिश कह सकते हैं, तो हमने ई से डिनोट किया है। ये 1600 में, ठीक है, ब्रिटिशर्स आते हैं। और प्रमुख कंपनियों में फ्रांस जो है वो अंतिम कंपनी है जो 1664 में आती है। तो यहां से देखिए, अगर फ्रांस के बारे में कहना हो तो 1664 में फ्रांसीसी जो है ये भारत आते हैं समुद्री मार्ग से। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक गौर करने वाली बात है कि ये तो प्रमुख कंपनियां हैं। देखिए मैंने लिखा है प्रमुख देश है, प्रमुख यूरोपीय देश हैं। ठीक है, तो प्रमुख यूरोपीय देश जो भारत आते हैं वो ये हैं, ये 4 देश हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रभाव डाला भारत की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पर। तो इन्हीं का प्रभाव रहा और इसीलिए इन्हीं को हम पढ़ते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। लेकिन फ्रांस को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्या फ्रांस के पहले कोई यूरोपीय कंपनी भारत आई या फ्रांस के बाद कोई यूरोपीय कंपनी भारत आई। इसलिए मैंने, ये तो प्रमुख कंपनियां हैं, लेकिन भारत आने वाले अगर सभी यूरोपीय देश को हम देखें तो आपको यह क्रम याद रखना चाहिए कि पोर्टुगीज 1498 में आते हैं, फिर डच यानी नीदरलैंड वाले, पोर्टुगीज यानी कि ये, उसके बाद डच यानी कि ये, ठीक है, ये 1595-96 में आते हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश यानी ब्रिटिशर 1600 में आते हैं। लेकिन फ्रांस प्रमुख कंपनी जरूर है, लेकिन फ्रांस के पहले एक और यूरोपीय देश है डेनमार्क, जो कि 1616 में आ जाता है। तो ये आपको जानना चाहिए। देखिए यहीं पे आप देखेंगे ना, तो यहां पे आपको करीब यहीं पे कहीं डेनमार्क आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो डेनमार्क आपको आ जाता है 1616 में, और उसके बाद तब फ्रांस आता है डेनमार्क के बाद। तो ये तो प्रमुख कंपनियों का ये सीक्वेंस था जो मैंने दिया था, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि फ्रांस जो है ये चौथा नहीं है। अगर ओवरऑल हम यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो उसमें 5वां देश है ये फ्रांस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और फ्रांस के बाद एक और देश आता है, एक और यूरोपीय देश। अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पे 2 देश हैं। एक देखेंगे तो यहां पे एक है नॉर्वे, देखिए यहां पर है। आगे देखेंगे तो यहीं पे नॉर्वे है, और नॉर्वे से सटा हुआ यहाँ पे स्वीडन है। तो ये स्वीडन जो है ये 1731 में आता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे नॉर्वे है और ये स्वीडन है बगल वाला। ठीक है, ये स्वीडन हो जाएगा। तो स्वीडिश भी आते हैं, तो ये 1731 में आते हैं। तो इस क्रम को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार देता है, तो इस क्रम के हिसाब से भी दे देता है। अगर पूछ दिया जाए कि फ्रांस जो है वो, अगर क्रम से पूछा जाए तो उसका क्रम क्या है, हाँ, भारत में आने वाले यूरोपीय देशों के क्रम में फ्रांस का स्थान कौन सा है, तो अगर आप इस सीक्वेंस को समझ रहे, क्योंकि ये तो प्रमुख देश है ना, तो आप तो चौथा कहेंगे। प्रमुख देशों में चौथा है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो इसका स्थान फ्रांस का जो है वो 5वां है। ठीक है, ये 5वां है, और फ्रांस के बाद स्वीडन आता है। तो इस क्रम को याद रखिए, और कई बार इसको पढ़ना नहीं है हमें, डेनमार्क को नहीं पढ़ना है। डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क 1616 में आते हैं, और स्वीडन वाले जो हैं वो फ्रांसीसियों के बाद आते हैं 1731 में। तो ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि कई बार मिलाने के लिए दे देता है टाइम
और देश कब आए और कौन सा देश कब आए, सुमेलित करने के लिए दे देगा, मैच करने के लिए, या कई बार ट्रू एंड फॉल्स भी दे देगा कि फ्रांस जो है वो चौथा यूरोपीय देश है जो भारत आता है। तो अगर आपको ये प्रमुख कंपनियां ही प्रमुख देश यूरोप के सिर्फ याद है तो आप कहेंगे कि हाँ चौथा है, लेकिन फ्रांस चौथा नहीं है, फ्रांस कौन सा है, पांचवा है। तो यह इस क्रम से सवाल बनेगा, इसलिए मैंने बता दिया कि इस क्रम को आप याद रखिए। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, उसके बाद ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश, फिर डेनमार्क वाले, फिर फ्रांस और फिर स्वीडन। अगर आप मैप में देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद पुर्तगालियों के बाद डच, यहाँ पे डच हैं, डचों के बाद आप ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटेन, देखिए फ्रांस के जस्ट बगल में यहाँ पे ऊपर ब्रिटेन है, और ब्रिटेन के बाद कौन आता है भाई, तो डेनमार्क वाले आते हैं यहाँ पर, डेनमार्क, और डेनमार्क के बाद फिर ये फ्रांस आता है, डेनमार्क के बाद ये फ्रांस आता है, और सबसे अंत में आएगा स्वीडन। स्वीडन देखिए यहाँ पर स्वीडन, स्पेलिंग ठीक कर लीजिए आप, स्वीडन 1731 में। तो स्वीडन मैंने बताया, ऊपर जाएंगे यहाँ पे यूरोप में तो यहाँ पे नॉर्वे और स्वीडन दो देश है, ये स्वीडन है, ठीक है। तो ये स्वीडन 1731 में आता है। इसमें एक बात और जानने वाली है कि 1616 में डेनमार्क वाले आते हैं भारत, और इन्होंने बस इतना आप याद रखिए कि दो कोठियां अपनी बनाई थी, एक तंजौर में और दूसरा सीरमपुर बंगाल में, ठीक है। तो दो इनकी कोठियों के बारे में सवाल कई बार पूछा गया है, तो एक क्रम पे भी सवाल पूछा गया है और कोठियों पर भी, चूंकि इनके कोठियों पे पूछा गया है, स्वीडन पे कुछ नहीं पूछा गया है अभी तक। तो ये तंजौर और सीरमपुर को आपको याद रखना है, और ये तंजौर और सीरमपुर जो है इसको ये क्या करते हैं कि बाद में 1745 में 1745 में ये 1745 एडी या 1745 ईस्वी, 1745 में ये किसको दे देंगे, तो अंग्रेजों को दे देंगे, अंग्रेजों को दे देंगे, बेच के चले जाएंगे, ठीक है ना, ये बेच देंगे 1745 में अपनी कोठियों को, यानी कि फैक्ट्रीज को, व्यापारिक कोठियां जो हैं उसको ये अंग्रेजों को बेच के वापस चले जाएंगे। कहाँ पे, डेनमार्क वाले डेनमार्क चले जाएंगे, ठीक है। तो बस इनके बारे में इतना जानना था। उसके अलावा जो प्रमुख कंपनियां हैं, उन प्रमुख जो देश हैं, प्रमुख यूरोपीय देश, ये चार देश जो है, पुर्तगाल, डच यानी नीदरलैंड वाले, ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश, और फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। तो ये जो है ना, ये भारत आते हैं। तो भारत आने के बाद ये कंपनियों का भी गठन करेंगे भारत और अन्य पूर्वी देशों से व्यापार के लिए। तो सर्वप्रथम इन्होंने जिन कंपनियों का गठन किया उसमें पुर्तगालियों ने पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1498 में किया, ये ध्यान रखिएगा, जबकि ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों ने 1600 में किया, डचों ने, नीदरलैंड वालों ने 1602 में किया, और फ्रांस ने, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, 1664 में किया। तो यहां से भी कंपनियों के क्रम पे भी आपको सवाल दे देता है। तो ये देखिए, ये जो है सबको ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहते हैं। ये पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जनरली सिंबॉलिक तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी, चूंकि उसका प्रभाव सबसे ज्यादा भारत में रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जनरली लोग ले लेते हैं अंग्रेजों के सेंस में, तो उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे, अंग्रेजों का जो होगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बस इसमें इस क्रम में प्रमुख देश जो भारत आते हैं, प्रमुख यूरोपीय देश, उनके आने के क्रम में और कंपनियों के गठन के क्रम में एक ही चीज ध्यान देना है कि डच जो है वो ब्रिटिशर्स से पहले आ जाते हैं। देखिए, अंग्रेज आते हैं 1600 में, जबकि डच आ गए हैं पहले इनके, ठीक है ना, डच पहले आ गए हैं। लेकिन जहां तक कंपनियों के गठन का सवाल है, तो अंग्रेजों की कंपनी का गठन 1600 में ही हो जाता है और डचों का होता है 1602 में। यानी डच आते पहले हैं अंग्रेजों से, लेकिन उनकी कंपनी का गठन बाद में होता है, जबकि अंग्रेज जो हैं वो आते हैं डचों के बाद, लेकिन इनकी कंपनी का गठन पहले हो जाता है। तो यहां से भी कई बार सवाल पूछ देता है, तो कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस दोनों क्रमों को याद रखिएगा। अगर कंपनी के गठन का क्रम पूछे तो ये होगा, प्रमुख देशों के, प्रमुख यूरोपीय देशों के भारत आने के क्रम पे सवाल पूछे तो यहां से जवाब आना चाहिए, ठीक है। यहां तक बात हो गई। जो प्रमुख देश है उसमें फ्रांस जो है वो सबसे
अंतिम देश है। ओवरऑल अंतिम नहीं है, ओवरऑल के लिए आप यहां देखेंगे, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं कि 1664 में जो है, इसी टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं कि समुद्री मार्ग से फ्रांस जो है वो आता है भारत। जैसे कि इसके पहले पुर्तगाली आ चुके हैं, डच आ चुके हैं और ब्रिटिशर्स आ चुके हैं व्यापारिक उद्देश्य से, ठीक है, भारत आते हैं। लेकिन ये मैंने बताया था कि आखिर समुद्री मार्गों की जरूरत क्यों पड़ी थी यूरोपीय देशों को भारत आने की। क्या पहले भारत और यूरोप का व्यापार नहीं होता था? नहीं होता था, ठीक है। मध्यकाल की अगर हम बात करें तो भारत का, मैंने बताया था, जल्दी से शॉर्ट में समझिए, भारत और यूरोप का जो व्यापार था, हाँ, वो दो मार्गों से होता था। एक स्थल मार्ग था और दूसरा ये अरब नियंत्रण वाला मार्ग था। डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, दो मार्ग, एक ये स्थल मार्ग वाला मार्ग है, ठीक है, और दूसरा अरब नियंत्रण वाला, ये अरब सागर वाला मार्ग है। कैसे जाते थे? देखिए, जो स्थल मार्ग है, लोग यहां से चलते थे व्यापारी सामान लेकर। भारत, उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, और अगर क्रम देखें तो भारत, अगर आज का क्रम पाकिस्तान उस समय भारत ही था, तो ये पूरा भारत, उसके बाद अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, हाँ, उसके बाद बीच में आप कोई भी रूट बना लीजिए। आप यहां से भारत से ईरान में इन कर जाइए, या अफगानिस्तान जाके ईरान में इन कीजिए, या ईरान से डायरेक्ट इराक, और इराक से आप तुर्की जाइए, या फिर ईरान से डायरेक्ट आप तुर्की में इन कर जाइए। मतलब यह है कहने का कि जब आप भारत से इस स्थल मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं तो यूरोप में जाने के लिए आपके लिए तुर्की जाना अनिवार्य था मध्यकाल में, और तुर्की जाने के बाद ही आप यूरोप में इन कर सकते थे। होता क्या था कि आपको यहां पर देखेंगे कि तुर्की है और ये यूरोप है, और यहां पर एक जगह है कुस्तुनतुनिया, यूरोप में, उस समय यूरोप में था, आज ये तुर्की के कंट्रोल में है, और आज का इसका जो आधुनिक नाम है तुर्की के कंट्रोल में जो है, इसका नाम है इस्तांबुल, इसी का, उस समय यूरोप में था, ठीक है। और इसको कुस्तुनतुनिया कहते थे अरब वाले, जबकि यूरोप वाले इसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, ठीक है। तो होता क्या था कि लोग यहां से जाते थे और तुर्की पहुंचेंगे, तुर्की जाना एंट्री पॉइंट है यूरोप में, और उसके बाद देखिए ये जो है ना, ये समझ लीजिए, यहां पर देखिए, इसी को मैं बना दे रहा हूं, यहां पर देखिए कि ये जो है, यहां पर देखिए, ये जैसे यूरोप है और ये तुर्की है, इसके बीच में एक जल संधि थी, इधर काला सागर, इधर कौन सा है? मरमरा सागर, दोनों को मिलाने वाली जल संधि थी, बास्पोरस की जल संधि। तो जैसे ही आप बास्पोरस, तुर्की से निकलकर, ये तुर्की से निकलकर बास्पोरस की जल संधि को पार करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कुस्तुनतुनिया, ठीक है। और कुस्तुनतुनिया से आप इस कुस्तुनतुनिया में पहुंच जाएंगे, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल में पहुंच जाएंगे, यानी आज के इस्तांबुल में पहुंच जाएंगे, और आपकी यूरोप में एंट्री हो जाएगी। ये कुस्तुनतुनिया जो थी, ये रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य, यहाँ पे पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। पूर्वी रोमन साम्राज्य, देखिए दो रोमन साम्राज्य हुए, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य, एक पूर्वी। पहले तो सिर्फ रोमन साम्राज्य था, बाद में कालांतर में बंट जाता है पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी इटली वाली रोम, ठीक है, और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल। इस पूर्वी रोमन साम्राज्य को आप कहें तो आप इसको बैजेंतिया साम्राज्य भी कहते थे, या बाइजेंटाइन अंपायर अंग्रेजी में कहते थे। उसी की राजधानी थी ये कुस्तुनतुनिया, ठीक है। तो ये बात थी, स्थल मार्ग से ऐसे चलेंगे, तुर्की पहुंचेंगे, फिर आप बास्फोरस की संधि, जल संधि को पार करेंगे और कुस्तुनतुनिया पहुंच के यूरोप में एंट्री आपकी हो जाएगी। लेकिन 1453 में एक घटना होगी इस तुर्की से, ठीक है, इस तुर्की से एक साम्राज्य का उदय होगा। छोटा साम्राज्य था शुरुआती दौर में, उस्मानिया साम्राज्य, जिसे ऑटोमन तुर्क्स कहते हैं अंग्रेजी में। और ये ऑटोमन तुर्क्स जो हैं धीरे धीरे विशाल होने लगेंगे, बड़ा होने लगेंगे, आसपास के क्षेत्रों को ये कैप्चर करने लगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये बैजेंतिया साम्राज्य को चुनौती दे देंगे, जिसकी राजधानी है कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल। ये बैजेंतिया साम्राज्य को चुनौती देंगे कब? 1453 में। और 1453 में ये स्थिति आ जाएगी कि यहां का तुर्की का उस्मानिया साम्राज्य बैजेंतिया साम्राज्य को हराकर उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पे
नियंत्रण कर लेगा। और इस नियंत्रण के बाद क्या होगा कि यहां पर ये हेवी टैक्सेस इस मार्ग पर लगाना शुरू कर देंगे। इतना हेवी टैक्स लगाएंगे कि व्यापार करना व्यापारियों के लिए इस रास्ते से, स्थल मार्ग से मुश्किल हो जाएगा और धीरे धीरे व्यापारी इस मार्ग को छोड़ देंगे। ये मार्ग बंद हो गया। उसके बाद जो दूसरा मार्ग है वो अरब नियंत्रण वाला है, अरब सागर वाला। अरब सागर इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। यहां से क्या होता था कि यहां से भारत के बंदरगाहों से सामान लिया जाएगा और उस सामान को जहाजों पे चढ़ाया जाएगा। ये फारस की खाड़ी से या फिर लाल सागर, रेड सी से। ये पर्सियन गल्फ है, ये रेड सी है, लाल सागर। इससे सामान ले जाया जाएगा। उसके बाद इसको अरबियन पेनिसुला पे सामान को उतार लिया जाएगा। कुछ देर जमीन पे चलेंगे सामान और फिर ये जो भूमध्य सागर का, मेडिटेरियन सी का एरिया है, इसमें पानी में उतार लिया जाएगा, मेडिटेरियन सी में। और यहां पे जो यूरोप के पूर्वी तट पर जो देश हैं उन्हीं देशों पे उन सामानों को उतार लिया जाएगा भूमध्य सागर से। ठीक है, इटली हो गया, ग्रीस हो गया, फ्रांस हो गया, उतार के और फिर यहां से सामानों की सप्लाई होगी डिफरेंट पार्ट्स में यूरोप के। ठीक है, तो दो मार्ग थे, स्थल मार्ग और ये अरब वाला मार्ग। स्थल मार्ग बंद हो गया, उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया और स्थल मार्ग बंद हो जाता है। उसके बाद यही मार्ग बचता है व्यापार के लिए, लेकिन इस मार्ग पर भी देखिए ये मोनोपोली हो जाएगी अरबों की। जब एक की मोनोपोली हो जाएगी तो ये भी मनमानी करना शुरू कर देंगे, ये भी हेवी टैक्सेस परेशान करना व्यापारियों को करना शुरू कर देंगे। उसके बाद व्यापारी ये मार्ग भी छोड़ देंगे। तब क्या होगा, ये भी मार्ग बंद हो गया, ये स्थल मार्ग, और ये अरब नियंत्रण वाला भी मार्ग बंद हो गया। ठीक है, तब क्या होगा कि दोनों मार्गों के बंद होने से अब यूरोपीय देश समुद्री मार्ग, ये जो अटलांटिक महासागर है, तो समुद्री मार्ग से कोशिश करेंगे कि भारत और पूर्वी देशों तक पहुंचे। और इसी क्रम में पुर्तगाल सबसे पहले आएगा 1498 में, फिर डच आएंगे 1595-96 में, फिर अंग्रेज आएंगे 1600 में, और फिर हम बात करेंगे फ्रांसीसियों की, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पुर्तगाल है, देखिए पुर्तगाल के बाद ये स्पेन वाला क्षेत्र है, फिर उसके बाद ये फ्रांस है, यही फ्रांस है, आगे आपको जर्मनी मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसी फ्रांस के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जहां तक देखिए ये भी व्यापारिक उद्देश्य से आते हैं। मैंने बताया है कि सभी कंपनियां जो आएंगी या सभी देश, यूरोपीय देश जो आएंगे, वो व्यापारिक उद्देश्य से आएंगे। ठीक है, ये भी व्यापारिक उद्देश्य से आते हैं। और होता क्या है, देखिए ये 1664 में आते हैं। फ्रांस कब आता है तो ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी आते हैं भारत में कब? फ्रांसीसी आएंगे भारत में 1664 में। ठीक है, ये भारत में कब आएंगे? 1664 में। मैं लिख देता हूं, फ्रांसीसी जो हैं ये भारत में आएंगे, फ्रांसीसी ये भारत आएंगे, ये आएंगे 1664 एडी में। ठीक है, अब देखिए समझिएगा होता क्या है कि इस फ्रांस में, ठीक है ना, जब ये भारत आते हैं 1664 में, तो फ्रांस की स्थिति क्या है? तो फ्रांस में यहां पर शासक कौन है? फ्रांस में 1664 की अगर हम बात करें तो 1664 में फ्रांस में शासक हैं लुई। यहां पे शासक है कौन? लुई, या इसको लुई 14th आप ऐसे लिख ले। ठीक है, यहां पे शासक हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं लुई 14th। लुई को आप लुइस भी लिख सकते हैं, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, UIS, लुइस 14 ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, लुई 14 ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। तो लुई 14 का शासनकाल है फ्रांस में 1664 में। और उसी समय भारत में किसका शासनकाल है? देखिए जानना बहुत जरूरी है कि फ्रांस में किसका शासन था और भारत में किसका शासन था। तो भारत में उस समय शासन जो है वो औरंगजेब का है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब का शासनकाल है भारत में। लुई 14 का फ्रांस में है और औरंगजेब का भारत में है, ध्यान रखिएगा शासनकाल।
अब होता क्या है कि लुई 14 का एक मंत्री है, लुई 14 का ही एक मंत्री है, ये फ्रांस का जो शासक है लुई 14, इसका एक मंत्री है, ध्यान रखिएगा, ये एक मंत्री है यानी मिनिस्टर है। कैसे कंपनी का गठन होता है, तो मिनिस्टर जो है इसका नाम है कोलबर्ट। कोलबर्ट, देखिए ये कोलबर्ट, सबसे पहले इसी के दिमाग में, लुई 14 का मिनिस्टर है कौन, कोलबर्ट, और इसी के दिमाग में सबसे पहले आता है कि जो विभिन्न यूरोपीय देश हैं जैसे पुर्तगाल हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, ये भारत में जाकर अत्यधिक मुनाफा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं व्यापार से, तो हमें भी जाना चाहिए और वहां पे भारत में जाकर व्यापार करना चाहिए। ये अपना प्रपोजल जो है वो फ्रांस के शासक लुई 14 के पास रख देता है, ठीक है ना। लुई 14 के पास अपना प्रपोजल रखता है और उनको सलाह देता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। लुई 14 इसकी बात को मानते हैं और इसी की सलाह पे, ठीक है, एक कंपनी का गठन कर दिया जाता है, हाँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसी की सलाह पे क्या किया जाता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। फ्रेंच गठन होता है किसका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इस कंपनी का नाम क्या है, द कंपनी इंड ओरिएंटल्स, ये नाम है। तो अब तक हमने क्या जाना कि फ्रांस में 1664 में ये आते हैं, देखिए फ्रेंच जो हैं ये 1664 में आते हैं, और 1664 में फ्रांस में शासक कौन है भाई, तो फ्रांस में सत्ता किसकी है, लुई 14 की, ठीक है, ये लुई 14 की, लुइस भी लिखा जाता है इनको, या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। लुइस 14 का फ्रांस में शासन है, भारत में औरंगजेब का शासन है, ठीक है। लुई 14 का एक मंत्री है, उसका नाम है क्या, कोलबर्ट। इस मंत्री का नाम क्या है, कोलबर्ट, ध्यान रखिएगा, पूछ देता है, ठीक है। और यह भी पूछ देता है कि जब फ्रांसीसी भारत आए उस समय भारत की केंद्रीय सत्ता में कौन था, हाँ, तो आपका जवाब होगा औरंगजेब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1664 में आएंगे, लुई 14 जो है फ्रांस का शासक है, इसका मंत्री है कोलबर्ट। कोलबर्ट सलाह देता है कि भाई जो पुर्तगाल है, ठीक है, या जो डच हैं, या जो ये ब्रिटिशर्स हैं, ये तो भारत जाकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और हमें भी ऐसा करना चाहिए। इसकी सलाह को मान लेते हैं कौन, लुई 14, और इसी की सलाह पर यह गठन कर दिया जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि पूर्व से व्यापार करने के लिए इन कंपनियों का गठन होगा, तो सभी, चाहे पोर्टुगीज हो, चाहे डच हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो या फ्रेंच हो, सारी इन्होंने जिन कंपनियों का गठन होगा सबको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाएगा। पोर्टुगीज जो गठन करेंगे उनका पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डच करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो फ्रेंच करेंगे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबके साथ लगा हुआ है। हालांकि आमतौर पर जब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो हमारे दिमाग में हमेशा ब्रिटेन की बात आती है, क्योंकि ब्रिटेन ही जो था जिसने हमें गुलाम बना रखा था, और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देर तक रहेगा, सबसे ज्यादा वर्षों तक रहेगा भारत में। 1947 में हमारी आज़ादी के बाद ही देश छोड़कर जाएंगे। इस वजह से इनका प्रभाव, देश छोड़कर तो आपको फ्रेंच भी अगर देखा जाए तो बहुत बाद में जाते हैं, आज़ादी के बाद जाते हैं, पोर्टुगीज सबसे अंत में जाएंगे, सबसे बाद में, लेकिन इनका प्रभाव नहीं रहेगा वो प्रभाव जो अंग्रेजों ने छोड़ा भारत की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था पर। तो द कंपनी इंड ओरिएंटल्स, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि किस कंपनी का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है तो द कंपनी इंड ओरिएंटल पूछ दिया जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, हाँ, किसकी सलाह पर हुआ, तो कोलबर्ट की सलाह पे। हाँ, कोलबर्ट
कौन था भाई? तो मिनिस्टर था लुइस XIV का। या ये भी पूछ दिया जाता है कई बार एग्जाम में कि लुई XIV जो है वो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, द कंपनी इन ओरिएंटल्स का गठन फ्रांस के किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो आपका जवाब होगा लुई XIV। तो ये भी आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी सवाल बनेगा। अब देखिए, ये कंपनी बन गई और कंपनी बन गई है, कहां पे बनी है? ये बनी है फ्रांस में। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी फ्रांस के सरकार द्वारा बनाई गई है। तो ये कंपनी जो है एक सरकारी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। ये कंपनी जो है एक सरकारी कंपनी है। ये कंपनी एक सरकारी कंपनी है। देखिए, ये कंपनी एक सरकारी कंपनी है, सरकारी है, ध्यान रखिएगा, सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है। तो ये सरकारी कंपनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, दे देगा पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में किसकी कंपनी जो थी वो गवर्नमेंट ओन्ड थी, यानी सरकारी कंपनी थी। तो यहां से भी सवाल बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंच जो थे, फ्रांसीसी जो थे, इनकी कंपनी जो थी, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या द कंपनी इन ओरिएंटल्स जो थी, ये सरकारी कंपनी थी, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो अब जो है ये व्यापार करना तो शुरू कर देंगे, लेकिन इनका व्यापार जैसे तैसे ही चलेगा। ये भारत आ जाते हैं 1664 में व्यापार कर, लेकिन जैसे तैसे चलता है। फिर बाद में ये शुरुआती दौर में 1664 से व्यापार करते हैं, 1667 तक इनका जैसे तैसे भारत में व्यापार चल रहा है। भारत आ तो जाते हैं, हाँ, व्यापारी आते हैं इस कंपनी के थ्रू, हाँ, और व्यापार करते हैं, लेकिन बात उतनी बनती दिखती नहीं है। तो उसके बाद अब आगे 1667 में, हाँ, कंपनी को भारत में, पहले तो कंपनी कहां बनी? फ्रांस में, ठीक है, लेकिन अभी तक भारत में इसको लॉन्च, बस वहां से लोगों को भेजा जाता है और वो क्या करते हैं? व्यापार कर लेते हैं। लेकिन कंपनी को अब लॉन्च किया जाएगा 1667 में, और 1667 में आकर कंपनी जो है इस सूरत में, गुजरात के सूरत में आकर अपनी पहली जो है व्यापारिक कोठी लगा देगी। तो इसी पे अभी हम बात करेंगे आगे, और आगे के पोर्शन में वीडियो के आपको मैंने इंपॉर्टेंट बातें यहां पर बता दी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन। और अब हम देखेंगे कि किस तरह से पहली फैक्ट्री जो है ये सूरत में लगाएंगे, यहां गुजरात के। देखिए, जब 1664 में ये भारत आते हैं पुर्तगाली फ्रांसीसी, उस समय भारत की क्या स्थिति है? तो मैंने आपको बताया, एक तो औरंगजेब का शासन है, ठीक है। अगर भारत की स्थिति को देखा जाए, जब ये 1664 में फ्रांसीसी जो हैं, फ्रेंच जो हैं, ये जब भारत आते हैं तो 1664 में, ये क्या स्थिति है भारत की? तो भारत में सत्ता जो है, सत्ता अगर है तो औरंगजेब की है, औरंगजेब की है, और अन्य यूरोपीय शक्तियां जो हैं, और अन्य व्यापारिक शक्तियां और यूरोपीय शक्तियां जो भारत में हैं। तो भारत में यूरोपीय शक्तियां और कौन कौन सी हैं? यूरोपीय जो है शक्तियां, तो भारत में यूरोपीय शक्तियों की अगर बात करें तो यहां पे पहले से ही, हाँ, यहां पे कौन आ चुका है? पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली हैं, हाँ, और डच हैं और अंग्रेज हैं, ठीक है। हाँ, भारत की स्थिति ये है, और पहले से ही इन तीनों में संघर्ष चल रहा है, हाँ, व्यापारिक संघर्ष और धीरे धीरे राजनीतिक संघर्ष भी, ठीक है, यहां पे चल रहा है। पूरे आप जानते हैं कि पूरा जो ये हिंद महासागर है, यहां पुर्तगालियों का पूरा बोलबाला है, ठीक है। प्रमुख जो तट हैं, जैसे ये वाला सौराष्ट्र वाला तट हो गया, हाँ, और ये वाला तट हो गया, ये जिसे आप बाद में कहेंगे बंबई प्रेसिडेंसी। तो ये पूरा तट, ये बंदरगाही क्षेत्र है,
हाँ, सी पोर्ट वाला क्षेत्र है। इस पोर्ट पे पुर्तगाल भी हैं, पुर्तगाली भी हैं, डच भी हैं, अंग्रेज भी हैं। हाँ, ये जो कोरोमंडल तट है यहां पे भी कौन है, ये तीनों हैं। इधर भी आप देखेंगे मालाबार तट, यहां भी सभी में संघर्ष चल रहा है। और बंगाल में तो सभी हैं ही, ठीक है, बंगाल में तो सभी हैं ही। तो पूरी तरह से अगर देखें तो भारत में ये तीन शक्तियां जो हैं इनकी भिड़ंत हो रही है जब एंट्री हो रही है फ्रेंच की। हाँ, इसी में इन्हीं के बीच, इन यूरोपीय शक्तियों के बीच एक और शक्ति आती है और जिसे कहते हैं फ्रांसीसी शक्ति। अब देखिए, सब हम चर्चा करेंगे कहां कहां किनका था, डचों का कहां था और कैसे वो भिड़ते हैं यहां पर। तो हमने अभी अभी बताया कि कोलबर्ट के नेतृत्व में, कोलबर्ट के सलाह पर फ्रांस में कंपनी गठित कर दी गई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, या एफईसी कह लीजिए। नाम क्या था इस कंपनी का, द कंपनी इंड ओरिएंटल्स, ठीक है। तो इस कंपनी का गठन कर दिया गया, यही कंपनी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी है। और अब 1664 से ये व्यापार करना शुरू कर रहे हैं भारत से। भारत तो आ गए हैं 1664 में, लेकिन इनका व्यापार जैसे तैसे चल रहा है। कोलबर्ट की सलाह पे ये कंपनी गठित कर दी गई है। किसके शासनकाल में, लुई 14 के शासनकाल में। और यह पूछा जाए कि भाई जब फ्रांसीसी भारत आते हैं उस समय फ्रांस में किसकी सत्ता थी, तो लुई 14 की, लुई 14 की। और भारत में किसकी थी, तो भारत में औरंगजेब की, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहां पर देखिए 1667 में इस कंपनी को पूरी तरह से भारत में लॉन्च किया जाएगा, एक तरह से कहा जाए। पहले तो फ्रांस में गठित कर दी गई। गठन किसने किया, लुई 14 ने, किसकी सलाह पर, अपने मंत्री कोलबर्ट की सलाह पे, ठीक है। अब 1667 में इस कंपनी के द्वारा दो व्यक्तियों को ऑफिशियल तौर पर, मतलब ये सरकारी कंपनी है, ऑफिशियल तौर पे भेजा जाएगा, ऑफिशियली भेजा जाएगा। कौन है भाई 1667 एडी में, तो ये दो लोग हैं, आप देखेंगे फ्रैंको कैरो, इसी को कहा जाएगा फ्रांसिस्को कैरो भी इसको कहा जाता था, फ्रांसिस्को कैरो। और इसके साथ एक और ईरानी मर्चेंट है, ईरानी मर्चेंट है और इसका नाम क्या है, इस ईरानी मर्चेंट का नाम है मरकारा। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एफईसी, नाम क्या है, द कंपनी इंड ओरिएंटल्स, 1667 में भारत में लॉन्च किया जाता है। लॉन्च तो पहले हो चुका है, वो कहां पे, फ्रांस में, लेकिन भारत में चूंकि 1664 से जो व्यवसाय कर रहे हैं भारत में, उसमें मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे तैसे चल रहा है ये व्यवसाय। तो अब ये आते हैं दोनों और ये आके करेंगे क्या, ये आके सीधा लगा देंगे कहां पे, सूरत में फैक्ट्री लगा देंगे। सूरत में, समय क्या है 1667, ठीक है, ये लग जाएगा सूरत में, ठीक है, ये सूरत में लगाएंगे फैक्ट्री। कब, 1667 में। अब देखिए सूरत में अगर यहां पे लग रहा है फैक्ट्री इनका, तो क्या, हालांकि बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र है सूरत, तो क्या इससे इनको बहुत ज्यादा फायदा है, नहीं, क्योंकि देखिए ये महसूस कर रहे हैं कि यहां प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है इस सूरत वाले क्षेत्र में। सूरत कहां पे है, देखिए यही सूरत है, यही जो है, यहीं पे सूरत होगा, ठीक है। तो सूरत जो है यहीं पे है, तो यहां पे प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है। हाँ, हियर इज कट थ्रोट कंपटीशन, व्हाई, बिकॉज हियर इज डच ऑल्सो, हियर इज ब्रिटिशर्स ऑल्सो। यहां पे डच भी हैं और ब्रिटिशर्स भी हैं। हाँ, डच हैं, आपको पता है
कि जब अंग्रेज आते हैं भारत में, तो मैंने जब अंग्रेजों वाला टॉपिक मैंने भारत में अंग्रेजों के आगमन पे टॉपिक किया था, तो वहां पे बताया था कि सबसे पहले अंग्रेज कहां पे, यहीं पे लगाना शुरू करते हैं प्रारंभिक दौर में। ठीक है, प्रारंभ में शुरुआत सूरत में 1608 में फैक्ट्री लगाने की हो जाएगी। हालांकि कुछ कारणों से पुर्तगालियों की दबाव की वजह से जहांगीर उस परमिशन को कुछ समय के लिए कैंसिल कर देगा। 1608 में सूरत में फैक्ट्री शुरू होगी अंग्रेजों की, हाँ, फिर बंद हो जाएगा, काम शुरू होगा फिर बंद हो जाएगा। 12 में फिर परमिशन मिलेगा और 1613 में यहां अंग्रेजों की फैक्ट्री बनकर तैयार है। ठीक है, तो ये तो 1667 की बात है, अंग्रेजों की फैक्ट्री यहां पर है, डच भी यहां पर है, सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा बाजार है ये, तो बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र भी है और बंदरगाही ये शहर भी है सूरत। तो आप देखिए सी पोर्ट मतलब पोर्ट एरिया है ये, तो यहां पर प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, अंग्रेज हैं, डच हैं, पुर्तगाली भी हैं। तो क्यों पुर्तगाली क्यों है, क्योंकि देखिए सालसेट ये सब क्षेत्र यही है, इस क्षेत्र में सालसेट में पुर्तगाली थे। ठीक है ना, सालसेट बंबई के आसपास है, तो गुजरात बंबई सब पहले तो बंबई में ही आता था, सारा गुजरात का भी क्षेत्र और आज जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो यहां पे इनको समझ में आ गया कि बहुत मारामारी है, हमको दूसरे जगह कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, हाँ, अपने व्यापार को। हाँ, अगर हमें आगे बढ़ना है और इनके कंपटीशन में रहना है, इनको कंपटीशन देना है, तो हमें भारत में सूरत के अलावा कोई और जगह ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा मारामारी है। यहां डच भी परेशान करेंगे, यहां अंग्रेज भी परेशान करेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अब दिमाग लगाना अपना शुरू किया। तो जब इन्होंने दिमाग लगाया तो देखा कि भाई यहां पर, ठीक है, यहां पर एक जगह है, कौन सी भाई, तो यहां पे एक जगह है गोलकुंडा, इसी क्षेत्र में कोरोमंडल तट पे गोलकुंडा। ठीक है, और इनको याद आया, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये सूरत की फैक्ट्री किसने बसाई थी, तो सूरत की फैक्ट्री इसी फ्रैंको कैरो ने बसाई थी। ठीक है, तो अब देखिए ये अपना दिमाग लगाना जब शुरू करेंगे कि सूरत से तो इनको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है, प्रतियोगिता भी बहुत तगड़ा है, कुछ अलग करने के लिए किसी ऐसे जगह पे चलो जहां कोई ना हो। तो अब ये दिमाग लगाते हैं और इनके दिमाग में आता है कि अरे 1632, मैं पिछले चैप्टर अंग्रेजों वाले चैप्टर में पढ़ा रहा था कि 1632 में एक घटना हुई थी, गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों को गोल्डन फरमान दिया था, यानी कि सुनहरा फरमान दिया था, और जिसके तहत 500 पगोड़ा के बदले उसने कहा था कि गोलकुंडा के पोर्ट से यानी बंदरगाहों से और उसके व्यवसायिक केंद्रों से क्या कर सकते हैं, अंग्रेज जो हैं वहां पर कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, हाँ, टैक्स फ्री ट्रेड ये कर सकते हैं। कौन, अंग्रेज। इनको बात ध्यान में आती है और तब ये पहुंचेंगे गोलकुंडा और गोलकुंडा के शासक से बात करेंगे कि भाई, और यहां पर पहले से इसी क्षेत्र में डच भी हैं, मसूलीपट्टम में। ठीक है ना, तो इन्होंने आके कहा, मसूलीपट्टम में आप देखेंगे अंग्रेज भी हैं यहां पर, हाँ, अभी मैं बताऊंगा, इनको भी मसूलीपट्टम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आके कहते हैं कि भाई देखिए डच भी यहां पे कर रहे हैं व्यापार कोरोमंडल तट पे, अंग्रेजों को भी आपने विशेष सुविधा दे दी कर मुक्त व्यापार करने का, तो हमें भी कोई जगह दीजिए, यहां पे कोई बात बन नहीं रही है। तो गोलकुंडा का जो शासक है कहेगा ठीक है आप आइए और यहां पर मसूलीपट्टम में आप व्यापार कीजिए। तो देखिए ये मसूलीपट्टम में, मसूलीपट्टम, देखिए मसूलीपट्टम का आज का नाम है मछलीपट्टम, समझ लीजिए मछलीपट्टम। अब देखिए क्या इनकी स्थिति बदलेगी यहां से यहां आने पर, कोई परिस्थिति में चेंज होगा। ये 1667 में और ये बन गई यहां पे 1668 में, क्या कोई परिस्थिति चेंज हो रही है, क्या नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, देखिए आपको पता होगा कि सबसे पहली बार भारत में
डचों की जो फैक्ट्री बनी तो वो मसूलीपट्टनम में बनी। डच यहां पे कब से थे भाई? तो डच यहां पे हैं और कब से हैं? 1605 में इसी मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी फैक्ट्री बना ली थी। यही इसी मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की पहली तैयार कोठी कौन सी थी भाई? मसूलीपट्टनम की, जो कि 1611 में तैयार हुई थी। ध्यान दीजिएगा, मसूलीपट्टनम एक ऐसा जगह है जहां 1611 में अंग्रेजों की पहली तैयार कोठी थी। आरंभ हुई पहली कोठी सूरत की थी अंग्रेजों की। ध्यान रखिएगा, सूरत में 1608 में अंग्रेजों ने अपनी कोठी बनानी शुरू की, व्यापारिक कोठी, फैक्ट्री बनानी शुरू की, और बाद में परमिशन कैंसिल कर देता है जहांगीर। उस समय जहांगीर केंद्रीय सत्ता में है, मुगलों का शासन है, लेकिन फिर परमिशन मिल जाता है इनको, और उस परमिशन के बाद 1613 में सूरत की फैक्ट्री अंग्रेजों की तैयार हो जाएगी। फिर उसी बीच जब कैंसिल हुआ था सूरत का परमिशन, तो अंग्रेजों ने इसी बीच मसूलीपट्टनम में परमिशन ले लिया था। 1611 में अंग्रेजों की पहली तैयार कोठी, पहली कोठी तो ये थी, शुरू हो चुकी थी, लेकिन कैंसिल हो गई थी बीच में, फिर काम पूरा हो गया, लेकिन इसके पहले ही तैयार हो गया था मसूलीपट्टनम की, उसकी फैक्ट्री तैयार हो गई थी, यानी व्यापारिक कोठी तैयार हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर देखिए डच भी है और अंग्रेज भी है मसूलीपट्टनम में। ठीक है, अब मसूलीपट्टनम में यहां पे अंग्रेज भी हैं। यहां पे तो 1668 में किसने बना लिया? फ्रांसीसियों ने बना लिया। और यहां पे अब कौन पहुंच गया? फ्रांस भी पहुंच गया है। हाँ, इसी जगह पे 1668 में फ्रांस भी पहुंच गया, 1668 में। अब एक चीज देखिए कि जब फ्रांस यहां पहुंचता है तो क्या यहां से ये यहां पहुंचा, यहां तो कोठी हो गया, फिर यहां हो गई इसकी कोठी? कोई परिवर्तन होता है क्या? कोई परिस्थिति बदल रही है क्या? देखिए, यहां भी तो वही है, यहां भी कट थ्रोट कंपटीशन, यहां भी कट थ्रोट कंपटीशन। और क्यों है? देखिए, यहीं पे आप देखेंगे इसी कोरोमंडल तट पे पुलिकट है, मैंने बताया था पुलिकट है। हाँ, और पुलिकट में किसकी फैक्ट्री है? पुलिकट में डचों की एक फैक्ट्री भी है, और वहां पे डचों ने गोल्डरिया किला बना रखा है। ठीक है, गोल्डरिया किला। और गोल्डरिया किला से वो क्या करते हैं, वहां पर उन्होंने गोल्डरिया किले में टकसाल बना रखा है, किसने? डचों ने। और वहां से वो पगोड़ा कॉइन्स इशू करते हैं। मैंने अभी बताया ना, गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों को 500 पगोड़ा के बदले, वार्षिक इनको 500 पगोड़ा देना था, वार्षिक देना था, और उसके बदले उसने गोलकुंडा के व्यावसायिक केंद्रों से कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी थी। किसको? अंग्रेजों को, गोलकुंडा के शासक ने। तो पगोड़ा गोल्ड कॉइन्स होता था, जिसे कौन इशू करता था? ये डच इशू करते थे। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बताते रहता हूं। पगोड़ा जो था, यहां पे डच क्या करते थे? यहां पे डचों की मसूलीपट्टनम में नहीं, यहां पे पुल ये था, ध्यान रखिएगा, यहीं पे कोरोमंडल कोस्ट पे ही पुलिकट एक जगह था, पुलिकट, ध्यान रखिएगा। यहां पे डचों का गोल्डरिया किला था, गोल्डरिया किला। इसी किले में टकसाल था, टकसाल था, ध्यान रखिएगा। इस टकसाल से क्या इश्यू होता था? गोल्ड कॉइन्स। और इसको क्या कहा जाता था? इस गोल्ड कॉइन को पगोड़ा। कई बार सवाल आता है कि पगोड़ा जो मुद्राएं थी या जो कॉइन था वो किसका था? सिल्वर का था, तांबे का था, गोल्ड का था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ये डचों का गोल्डरिया किला कहां था? यहीं पर देखिएगा, पुलिकट में। मद्रास होगा, मद्रास के ऊपर पुलिकट होगा, इसी कोरोमंडल तट पे। तो देखिए, पुलिकट से ये सिक्का भी निकाल रहे हैं कौन? इनकी फैक्ट्री तो है ही डचों की पहली फैक्ट्री, पुलिकट भी यहां पे है, और जहां पे इन्होंने गोल्डरिया किला बना रखा है। ठीक है, यहीं पे मद्रास है। देखिए, ये है पुलिकट,
ये यहां पर पुलिकट है, इसके नीचे मद्रास है। अब मद्रास में कौन है भाई? तो मद्रास में अंग्रेजों का एक फोर्ट है। कौन सा फोर्ट है? यहां पे मद्रास में, मद्रास अगर देखें यहां पे, अगर यहां पे मद्रास है तो मद्रास में किसका फोर्ट है? यहां पे मद्रास था, देख लीजिए। तो मद्रास में किसका फोर्ट था? फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था। अंग्रेजों का एक किला था, अंग्रेजों की फैक्ट्री तो थी ही, हाँ, इन्होंने मद्रास शहर भी बसाया। और अंग्रेजों का ये जो किला था यहां पर, इसका क्या नाम था? सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, या किले को कहिएगा सेंट जॉर्ज। तो सेंट जॉर्ज भी है। अब देखिए, क्या यहां पे किला बना के अंग्रेज बैठे हुए हैं इसी तट पे, कोरोमंडल तट कहा जाता है इसको कहा जाता है मालाबार तट, ठीक है ना। तो अब एक चीज बताइए कि यहीं पे कौन बैठा हुआ है? किला बना के अंग्रेज भी बैठे हुए हैं, हाँ, सेंट जॉर्ज बना के मद्रास में, ठीक है। और यहीं पे पुलिकट में, ये पुलिकट है यहां पर मद्रास के ऊपर, हाँ, गोल्डरिया किला बना के ये डच बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहां से ये गोल्डरिया किले में टकसाल लगाया हुआ है, जहां से ये पगोड़ा इशू कर रहे हैं। सोचिए कितनी मजबूत स्थिति है यहां पर, अंग्रेजों की भी और डचों की, इनकी तो आपस में भिड़ंत होगी यहां पर। अब तीसरी शक्ति कौन आ गई यहां पे? ये फ्रांस आ गया यहां पर। तो मसूलीपट्टम में 1668 में यहां पे फ्रांस आ जाता है। कब आता है? देखिए 1668 में ये फ्रांस आ जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा? 1668 में फ्रांस आ जाता है, ये फ्रांस है, यहां पर फ्रांस आ जाएगा, फ्रांस, ठीक है। तो यही 1668 में फ्रांस आ जाता है, फ्रांस भी आ गया यहां पर। अब देखिए क्या स्थिति बदल रही है, डच भी है। फ्रांस कब आया? 1668 में, यही 1668 जो मैंने लिखा है यहां भी लिख देता हूं, 1668 में। अब देखिए यहां पर डच भी हैं, यहां पे अंग्रेज भी हैं, और यहीं पे फ्रांस भी है। यहां पे भी तीनों हैं, यहां पे पुर्तगाली भी हैं, ठीक है ना, यहां पे भी सभी हैं, डच हैं, हाँ, यहां पे अंग्रेज हैं। अब बताइए यहां से यहां जब पहुंचते हैं कौन? फ्रांसीसी, तो क्या कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं है। यहां से यहां तक स्थिति जो है यथा स्थिति बनी हुई है, अभी भी वही स्थिति है, इनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। यानी कि देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब सीक्वेंस अगर बनाएं तो पहली सूरत में इन्होंने कोठी बनाई, 2 कोठी बनाई। इनकी कोठियों को अगर देखें तो यहां नोट कर लीजिएगा, अगर कंटिन्यूटी में नोट करना चाहते हैं तो एक कोठी इन्होंने बना ली, फ्रांस की जो कोठी है पहले इन्होंने बनाई सूरत में, और सूरत यहां पर 1667 में, और दूसरी इनकी बन गई कहां पे? मसूलीपट्टम। मसूलीपट्टम कहां पे होगा भाई? तो ये कोरोमंडल तट है। हालांकि इसको जहां से आंध्रा की बात की जाती है ना, तो उसको नॉर्दर्न सरकार भी कहते हैं, उत्तरी सरकार तट, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप इसको कोरोमंडल तट ही याद रखिए। मसूलीपट्टनम, देखिए मसूलीपट्टनम का आज का नाम पट्टम, मसूलीपट्टम का आज का नाम है मछलीपट्टम। ध्यान रखिएगा, उस समय मसूलीपट्टम और आज जो है मछलीपट्टम, ठीक है। तो 2 कोठी, और ये बन जाती है कब? ये बन गई आपको 1668 में। यहां अलग से इसलिए लिख दिया कि कहीं कंफ्यूज ना कर जाए यहां पर। तो ये बात हो गई, ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि पहली कोठी कहां पे लगाई थी फ्रांसीसियों ने? तो सूरत में। ये प्रथम कोठी है, ये फर्स्ट है, ठीक है ना, ये फर्स्ट कोठी है, 1667 में लगाई भारत में, ये फर्स्ट। और दूसरी कोठी सेकंड कोठी है 1668 में मसूलीपट्टम में। तो 2 बातें हो गई, लेकिन दोनों में यथा स्थिति बनी हुई है। यहां भी अंग्रेज और डच बैठे हुए हैं, यहां भी बैठे हुए हैं, तो बात नहीं बन रही। अब आगे क्या होगा?
आगे ये एक गलती कर देंगे। गलती क्या करेंगे, यहां जो मद्रास है, ठीक है, इसी मद्रास में एक जगह है सेंट थॉमी, ठीक है, इसी मद्रास में एक जगह है कोरोमंडल तट पे ही, सेंट थोमे, सेंट थोमे। अब इस सेंट थोमे को संथामी भी कहते हैं, संथामी, ठीक है, इस सेंट थोमे, ये मद्रास में ही है, ये गलती कर देंगे। हाँ, ये क्यों गलती कर देंगे, क्योंकि दोनों जगह ये कंपटीशन देख रहे हैं, अपनी कोई जगह ही नहीं देख रहे हैं। लग रहा है कि इन्हें बहुत समस्या होने वाली है, लोग इन्हें व्यापार करने नहीं देंगे। कौन? डच और अंग्रेज, पुर्तगाल, ये सब व्यापार करने नहीं देंगे। तो ये फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और गलती क्या करते हैं कि इसी फ्रस्ट्रेशन में ये सेंट थोमे पर कब्जा कर लेते हैं। कब्जा कर लेते हैं कब? 1672 में। अब देखिए, सेंट थॉमे पे इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि इन दोनों जगहों पे इनको लगा कि बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है व्यापार के लिए, तो फ्रस्ट्रेशन में इन दोनों जगह पे, मसूलीपट्टनम में और सूरत में, कोई बात इनको बनती नजर नहीं आई। फ्रस्ट्रेशन में आके ये बड़ी गलती कर बैठते हैं, सेंट थॉमे पे इन्होंने कब्जा किया 1672 में। बड़ी गलती क्या है ये अब समझिएगा, ठीक है। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, एक यहां पर देखिए, इसको 67 नहीं, सूरत में 68 में बनाया था, और यहां पे ये देखिए, यहाँ पे 69 में, यहाँ भी देखिए 69 था, 69, यहाँ भी आप कर लीजिए 68, सुधार कर लीजिएगा, वो बाई मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो 69, तो एक तरह से सूरत में पहली फैक्ट्री इनकी बनी 1668 में, और दूसरी बनी 1669 में मसूलीपट्टनम में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है कि पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पे बनाई थी? सूरत में। 1668 में समय पूछेगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको देखिए, मैंने सुधार कर दिया, 1669 में दूसरी, मसूलीपट्टनम में, सूरत में पहली, 1668 में यहाँ भी मैंने कर दिया, ठीक है। तो 67 में बेसिकली इनको भेजा गया था, ठीक है, फ्रैंको कैरो यानी फ्रांसिस्को कैरो को, और इसके साथ मरकारा जो ईरानी मर्चेंट है ये आया था। और सूरत में इन्होंने, सो देखिए यहाँ पे भी है ना, 1668 में इन्होंने सूरत में कोठी बना दी थी, ठीक है ना। पहली कोठी यहाँ भी लिख देता हूँ, प्रथम कोठी बन गई थी सूरत में, बार बार मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही कोठी में इनकी प्रथम, फर्स्ट और सेकंड। तो अब तक हमने देखा कि भाई सेंट थोमे, इसने क्या किया, इन लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में आके कब्जा कर लिया सेंट थोमे पर, जो मद्रास में था, कोरोमंडल तट पे ही। और ये इनकी एक बड़ी गलती थी। बड़ी गलती क्यों थी? क्योंकि देखिए कि ये जो मसूलीपट्टनम था, हाँ, ये गोलकुंडा के क्षेत्र में आता था, ठीक है। और मसूलीपट्टनम इनको दिया किसने था? इनको दिया था गोलकुंडा के ही शासक ने। और बड़ी गलती क्या की कि ये जो सेंट थोमे है, ठीक है, ये सेंट थोमे भी आता है किसके कब्जे में? गोलकुंडा के क्षेत्र में ही आता था। ये भी है गोलकुंडा के क्षेत्र में ही। अब बताइए, जिस गोलकुंडा वाले ने इनको मसूलीपट्टनम दिया, उसी का एक और क्षेत्र सेंट थोमे इन्होंने जाके कब्जा कर लिया, तो गोलकुंडा का शासक तो नाराज होगा, ठीक है ना। और डच तो यहां पे थे ही आग लगाने के लिए, डचों ने जाके कंप्लेन किया भाई कि देखिए क्या कर दिया यहां पे इन्होंने। तो अब क्या होगा कि सेंट थोमे पर जो कब्जा किया, ये बड़ी गलती थी 1672 में। तो अब क्या होगा कि डच, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, डच प्लस गोलकुंडा, ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों मिलके जाएंगे और हरा देंगे किसको? फ्रांसीसियों को। ये मिलके हमला कर देंगे किस पे? फ्रांसीसियों पे। फ्रांसीसी पे मतलब फ्रेंच पे हमला करेंगे। किस पे? फ्रेंच पे कर लिख लीजिए, फ्रेंच पे हमला कर देंगे ये लोग, हाँ।
ठीक है, फ्रांस पे, फ्रेंच मत लीजिए, फ्रांस पे ये हमला करेंगे। कहाँ पे फ्रांस कहाँ पे है इस समय? सेंट थोमे पे। और उसके बाद ये हमला करेंगे और फ्रांस को खदेड़ देंगे। कहाँ से? फ्रांस को ये खदेड़ देंगे, खदेड़ देंगे। कहां से? देखिए, सेंट थॉमे से भी, सेंट थॉमे से भी खदेड़ देंगे और ये मसूलीपट्टम से भी खदेड़ देंगे। यानी यहां से भी खदेड़ दिया और मसूलीपट्टम से तो खदेड़ ही दिया। तो हुआ क्या कि सेंट थॉमे की घटना के बाद, ठीक है, सेंट थॉमे की घटना के बाद फ्रांसीसियों का मसूलीपट्टम भी चला जाएगा, ठीक है, और सेंट थॉमे तो चला ही जाएगा, ठीक है, सिर्फ इनके पास रह जाएगा सूरत, ठीक है, सिर्फ इनके पास क्या रह जाएगा? सूरत। डच और गोलकुंडा मिल जाएंगे, हाँ, और हमला करेंगे किस पे? फ्रांस पे, और खदेड़ देंगे कहां से? फ्रांस को सेंट थॉमे से भी और मसूलीपट्टम से भी। यानी ये भी गया और सेंट थॉमे तो गया ही गया। और सेंट थॉमे फाइनली उसके बाद पहुंच जाएगा कहां पे? सेंट थॉमे पहुंच जाएगा। ये जो सेंट थॉमे है यहां से खदेड़ देंगे और सेंट थॉमे दे दिया जाएगा डचों को, ये डचों के पास चला जाएगा, ठीक है। तो डचों के पास आ गया अब सेंट थॉमे। तो अब तक जो हमने देखा, हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के पहले आप देख लीजिए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1667 में फ्रैंको कैरो, या इसका दूसरा नाम फ्रांसिस्को कैरो को भेजती है, याद रखिएगा, 1667 में। हाँ, ये कंपनी बनाई गई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कोलबर्ट के सलाह पे। कोलबर्ट कौन था? तो कोलबर्ट एक मंत्री था, किसका? तो लुई 14 जो वहां का शासक था, तो लुई 14 ने इस कंपनी का गठन किया, हाँ, किसकी सलाह पे? कोलबर्ट की सलाह पे। उसके बाद फ्रैंको कैरो और फ्रांसिस्को कैरो को भेजा जाता है, ठीक है, हाँ, कब भेजा जाता है? 1667 एडी में भारत में इस कंपनी को लॉन्च किया जाता है। बन तो पहले ही गई है कंपनी, एक सरकारी कंपनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रैंको कैरो के साथ एक ईरानी मर्चेंट भी आता है, मरकारा, हाँ, दोनों आते हैं और प्रथम कोठी जो है ये 1668 में ये लगा देते हैं सूरत में, ठीक है। सूरत में यहाँ पे डच भी हैं, अंग्रेज भी हैं, पुर्तगाली भी है, तो कंपटीशन टफ है। इसलिए ये क्या करते हैं डच फ्रांसीसी कि इनको ध्यान आता है कि एक बार 1632 में ये जो इधर गोलकुंडा का क्षेत्र है, इसके शासक ने अंग्रेजों को 500 पगोड़ा के बदले, 500 पगोड़ा वार्षिक मतलब ईयरली देना था अंग्रेजों को, उसके बदले इन्होंने अंग्रेजों को मसूलीपट्टम में फैक्ट्री उन्होंने गोलकुंडा के ट्रेडिंग सेंटर्स से, व्यापारिक जो केंद्र थे वहां से, और वहां के जो पोर्ट हैं, बंदरगाह है, वहां से कर मुक्त व्यापार की छूट अंग्रेजों को दी थी गोलकुंडा के शासक ने। इसलिए गोलकुंडा के शासक के पास जाते हैं ये डच और रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप हमको अपने क्षेत्र में कहीं जगह दीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मारामारी है। गोलकुंडा का उसने कहा कि भाई आपने डचों को भी दिया, डच भी वहां पे है पहले से, हाँ, इस क्षेत्र में, हाँ, आपके क्षेत्र में, गोलकुंडा के क्षेत्र में, यहीं पे आपने अंग्रेजों को भी सुविधाएं दी, विशेष सुविधा दी कर मुक्त व्यापार की, हमें भी कुछ जगह दे दीजिए। तो मान गया गोलकुंडा का शासक और उसने मसूलीपट्टम में इन्हें फैक्ट्री बनाने की इजाजत दे दी। लेकिन यहां भी परिस्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। सूरत में 1668 में बना इनकी कोठी, व्यापारी कोठी, मसूलीपट्टम में 1669 में बनकर तैयार हुआ। लेकिन यहां भी डच हैं और अंग्रेज हैं, तो स्थिति यथास्थिति बनी रहती है, इन्हें कोई फायदा नजर नहीं आता। और इसलिए इनको लगता है कि भाई ये तो जो पहले से बैठे हुए हैं इनके प्रतिद्वंदी, ये इनको यहाँ व्यापार करने नहीं देंगे, उलझने पैदा करेंगे, व्यवधान पैदा करेंगे। इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन में फ्रांसीसी क्या करते हैं कि जाकर सेंट थॉमे, मद्रास के पास एक जगह है सेंट थॉमे या सद्धामी, इसे जाकर वो कब्जा कर लेते हैं कि हम अलग जगह, अंग्रेजों और डचों से कुछ अलग जगह लेकर व्यापार करें।
अपनी कोठी बनाए, इसलिए ये जाकर कब्जा कर लेते हैं कब? 1672 में। और देखिए ये ध्यान रखिएगा, इसमें लीडर कौन था जो कब्जा किया था? इसमें लीडर था दी लाहे, याद रखिएगा। दी लाहे ने, फ्रांसीसियों की तरफ से जो लीडर बना था वो था दी लाहे। दी लाहे ने यहाँ पे आके लीड किया था इस अभियान को। हाँ, सेंट थॉमे को जो कैप्चर किया गया था फ्रांसीसियों द्वारा, वो जो अभियान चला था उसको लीड किया था दी लाहे ने। ध्यान दीजिएगा, दी लाहे। अब यहां पर इनकी गलती ये हो जाती है फ्रांसीसियों की कि जिस गोलकुंडा से रिक्वेस्ट करके इन्होंने मसूलीपट्टम लिया था, उसी गोलकुंडा के क्षेत्र में ये सेंट थॉमे भी आता है। इसलिए गोलकुंडा के क्षेत्र में आता है, देखिए मैंने लिखा गोलकुंडा के क्षेत्र में, इसलिए गोलकुंडा का शासक नाराज होगा और यहां तो इसके प्रतिद्वंदी बैठे हुए हैं। डचों ने जाके गोलकुंडा के शासक से कंप्लेन किया और फिर डच और गोलकुंडा के शासक मिल जाते हैं। हाँ, और ये मिलके क्या करेंगे? यहां पर फ्रांसीसियों पर हमला कर देंगे और फ्रांस पे हमला करेंगे। फ्रांस देश पे जाके नहीं, यहां के जो फ्रांसीसी हैं उस पे हमला करेंगे और इन दोनों क्षेत्रों से, सेंट थॉमे से भी खदेड़ देंगे इनको। देखिए भगा देंगे, खदेड़ देंगे कहां से? सेंट थॉमे से भी और मसूलीपट्टम से भी। और फिर सेंट थॉमे किसके पास आ जाएगा? डचों के पास आ जाएगा। तो ये अब तक की कहानी थी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि आगे अब इनकी एक्टिविटी क्या रहती है, वो वीडियो के आगे के पोर्शन में देखते हैं। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स मूव ऑन। और देखिए अब तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले सूरत में इनकी सीक्वेंस देख लीजिए। सूरत में इनकी फैक्ट्री लग जाती है, पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों की 1668 में। लेकिन यहां पर सभी हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, सभी हैं, इसलिए यहां इनको कोई फायदा नहीं दिखता। फिर इनकी दूसरी फैक्ट्री, ये जाते हैं गोलकुंडा के शासक से परमिशन लेते हैं और गोलकुंडा का शासक इन्हें मसूलीपट्टम में जगह देता है। 1669 में इन्हें दूसरी फैक्ट्री लगाने का मौका मिल जाता है मसूलीपट्टम में भी। लेकिन यहां भी अंग्रेज और डच दोनों बैठे हुए हैं, इसलिए इनको कोई फायदा नहीं दिखता। प्रतिस्पर्धा देखकर ये फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर ये एक बड़ी गलती करते हैं कि सेंट थॉमे जो मद्रास में है था, उस पे जाकर कब्जा कर लेते हैं 1672 में। अब ये गलती क्या है? गलती ये है, मैंने बताया कि मसूलीपट्टम किसने दिया था इनको? गोलकुंडा ने दिया था। और सेंट थॉमे भी किस क्षेत्र में आता था? गोलकुंडा के ही क्षेत्र में। तो अब गोलकुंडा का शासक नाराज होगा और फिर क्या होगा कि इसका परिणाम फ्रांसीसियों को भुगतना पड़ेगा। कैसे? देखिए एक चीज यहां पर नोट कर लीजिएगा। सेंट थॉमे पर जब कब्जा किया तो इस एक्सपीडिशन को लीड कर रहा था दी लाहे फ्रांस की तरफ से। तो देखिए अब इन्होंने जो गलती की उसका भुगतान ये कैसे कर रहे हैं? अब गोलकुंडा और डच मिल जाएंगे। डचों ने जाके गोलकुंडा से कंप्लेन कर दिया, ऑलरेडी प्रतिस्पर्धा में है तो वो तो करेंगे ही भाई। जाकर गोलकुंडा से कंप्लेन किया। अब डच प्लस गोलकुंडा दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलके क्या करेंगे? हमला कर देंगे। किस पे? इन्हीं फ्रांसीसियों पे। और नतीजा क्या होगा कि इनके लॉस्ट, फ्रांसीसी क्या करेंगे? खो देते हैं, दे लॉस्ट। कौन कौन सा? सेंट थोमे भी और मसूलीपट्टम भी। यहां तक हमने देखा, ये हमने सीक्वेंस देख लिया। सूरत में पहली फैक्ट्री, मसूलीपट्टम में दूसरी फैक्ट्री, ये दूसरी फैक्ट्री। सेंट थॉमे पे कब्जा, गलत रणनीति। नतीजा डच और गोलकुंडा मिलते हैं, हमला करते हैं किस पे? इन्हीं फ्रांसीसियों पे। और इसका नतीजा ये होता है कि फ्रांसीसी लूज कर देते हैं सेंट थॉमे को भी और मसूलीपट्टम को भी। और इस तरह से क्या होगा कि इनके पास अब एक सूरत बच जाएगा। अब बेचारे क्या करेंगे? अब देखिए सेंट थॉमे की घटना के बाद, ये सेंट थॉमे की आफ्टर, अगर हम कहें तो सेंट थॉमे की घटना के बाद की स्थिति अब देखिए। सेंट थॉमे की घटना के बाद क्या होगा? अब देखिए जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ये जो कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है? द कंपनी इंड ओरिएंटल्स। ठीक है, अब शुरू में मैंने लिखवा दिया है। अब ये जो कंपनी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो कंपनी है, ठीक है, अब ये एक
नया डायरेक्टर लेके आती है, न्यू डायरेक्टर। ये डायरेक्टर कौन है भाई? तो ये नया डायरेक्टर है फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन। अब देखिए, फ्रांसिस मार्टिन जो है नया डायरेक्टर बना के भारत भेजा जाता है। और फ्रांसिस मार्टिन बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक। नोट कीजिएगा, फ्रांसिस भारत में, यहां मैं लिख देता हूं कि भारत में, इसी से लिखता हूं ब्लैक से ही, भारत में फ्रांसीसी सत्ता जो है उसका वास्तविक संस्थापक कौन था भाई? तो ये है कौन? ये फ्रांसिस मार्टिन को ही माना जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखिए, अब ये जब आएगा, यही जो है फ्रांसिस मार्टिन, ये भारत में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक है। ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो फ्रांसिस मार्टिन। नया डायरेक्टर, ये घटना सेंट थॉमे की घटना के बाद नया डायरेक्टर बनाकर भारत भेजा जाता है। कौन? फ्रांसिस मार्टिन। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो फ्रांसिस मार्टिन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी पूछ दिया जाए परीक्षा में। और क्यों कहा जाता है ये भी अभी हम देख लेंगे। देखिए, फ्रांसिस मार्टिन के साथ एक और व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति का नाम है वेलांग लेस्पने। इसके साथ वेलांग लेस्पने ये भी आता है इसके साथ, ठीक है। अब ये दोनों आते हैं और ये दोनों आकर क्या करेंगे? ये दोनों भारत आते हैं और भारत आकर नए डायरेक्टर के रूप में ये भेजा जाता है। ये भारत आते हैं और भारत आकर अब ये क्या करेगा? तो यहाँ पर पूरा अपना दिमाग लगाएगा कि भाई क्या किया जाए, क्योंकि स्थिति गड़बड़ हो गई है। अब ये ढूंढते ढूंढते पहुंचेगा किसके पास? ये पहुंचेगा हैदराबाद रियासत में। हैदराबाद रियासत है इधर, हाँ, हैदराबाद रियासत। और हैदराबाद रियासत का एक गांव है, एक जगह है, एक सूबा है, हाँ, ये वेलिकोंडपुरम ये पहुंचते हैं। वेलिकोंडपुरम, ये वेलिकोंडपुरम जो है ये हैदराबाद रियासत में था। इधर हैदराबाद पड़ेगा, ठीक है। हैदराबाद रियासत का एक सूबा था, ठीक है, एक सूबा था। और जब ये हैदराबाद रियासत का जो सूबा है, हाँ, यहाँ का सूबेदार है, सूबा है तो सूबेदार होगा, जो कि प्रशासक होता था। तो ये सूबेदार यहाँ का है कौन? एक सूबेदार है और वो सूबेदार का नाम है शेर खान लोदी। शेर खान लोदी, ध्यान रखिएगा। अब ये शेर खान लोदी से मिलता है, तो शेर खान लोदी क्या करेगा? फ्रांसिस मार्टिन को, ठीक है, एक गांव देगा इस कोरोमंडल तट पर। फ्रांसिस मार्टिन को क्या करेगा? एक गांव दे देगा। किसे? फ्रांसिस मार्टिन को। देखिएगा, एक गांव दे देगा फ्रांसिस मार्टिन को। फ्रांसिस मार्टिन को इसने गांव दे दिया शेर खान लोदी ने। कहां पे? कोरोमंडल तट पर। अब ये गांव जो है, ये देखिए, और ये गांव कौन सा है? ये गांव यहीं पे है, ये कोरोमंडल तट पे ये गांव है, कोरोमंडल तट पे। और ये गांव बाद में, यही गांव जो है, हाँ, यहां पर ये जो गांव है इसी को लिया कोरोमंडल तट पे फ्रांसिस मार्टिन ने, और यहां पर इसने एक शहर बसा दिया, पौंडीचेरी। ध्यान दीजिएगा, पौंडीचेरी इसने बसा दिया। किसने? पौंडीचेरी बसाने का श्रेय
हाँ, पौंडीचेरी शहर बसाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को। ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस मार्टिन को, यानी पौंडीचेरी शहर इसने बसा दिया। जो गांव मिला तो फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी शहर बसा दिया। इसी पौंडीचेरी का नाम आज जो है, देखिए, इसी पौंडीचेरी को कहा जाता है आज पुडुचेरी। ठीक है, आज का आधुनिक नाम पुडुचेरी। ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी कहां पे है? कोरोमंडल तट पे है। अब ये पौंडीचेरी इनको मिल गया। पौंडीचेरी में इन्होंने शहर बसाया, यहां पे इन्होंने शहर बसा दिया, शहर बना दिया। यहाँ बाद में बहुत ज्यादा ये डेवलप करते हैं शहर को, पौंडीचेरी को शहर बनाया। हाँ, यहाँ पे कोठी बनाई और फ्रांसीसी बस्ती बसाई। ठीक है, और साथ ही इन्होंने यहां पर इसकी किलेबंदी भी की। क्यों किलेबंदी करेंगे? देखिए, सेंट थॉमे यहाँ पे पुलिकट एक जगह है, पहले भी मैंने बताया। ये जो पुलिकट है, यहां पे देखिए, पुलिकट में कौन बैठा हुआ है? पुलिकट में डच बैठे हुए हैं। देखिए, मद्रास के ऊपर पुलिकट है, इसी कोरोमंडल तट पे यहां पे डच बैठे हुए हैं। उनका कौन सा किला था? उन्होंने गोल्ड्रिया किला, अभी बताया मैंने। गोल्ड्रिया के किला के अंदर उन्होंने टकसाल बनाया हुआ था। हाँ, और कई वहां पे कोठियां भी बनाई थी, व्यापारिक फैक्ट्री भी बनाई थी। गोल्ड्रिया किला के भीतर जो टकसाल था, यानी मिंट जिसको कहते हैं, जहां पे सिक्कों की ढलाई होती है, वहां से वो गोल्ड कॉइन्स निकालते थे। ठीक है ना, और इन गोल्ड कॉइन्स को पगोड़ा कहा जाता था। तो ये सवाल आता है कि जो डच थे पुलिकट में बैठे हुए, वो वहां से कौन कौन सा काम करते थे? तो वहां क्या क्या था? तो वहां से वो टकसाल लगाया था, फैक्ट्री था, वहां से वो इशू करते थे गोल्ड कॉइन्स। या सवाल ऐसे भी आता है कि भाई जो डच जो गोल्ड कॉइन्स इशू करते थे उनको क्या कहा जाता था? पगोड़ा कहा जाता था। ठीक है, या डच कहां से, भारत में कहां से इशू करते थे गोल्ड कॉइन्स? या गोल्ड कॉइन्स की जगह पगोड़ा पूछ लिया जाएगा तो आप कहेंगे गोल्ड्रिया किला से, वो में उन्होंने जो टकसाल बनाया था वहां से। और ये गोल्ड्रिया किला कहां था? तो पुलिकट में था, ये कोरोमंडल तट पे। तो यहीं पर देखिए, इसी तट पे डचों का जो पुलिकट है, वहां पे गोल्ड्रिया किला है। और यहीं पे आप जानते हैं जो मद्रास है, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था, यानी कि सेंट जॉर्ज नाम का किला अंग्रेजों ने बना रखा है। इसी तट पे जब पौंडीचेरी में आ जाते हैं कौन? फ्रांसीसी। तो अब क्या वो भी तो यहां पे वो शहर बसा देते हैं पौंडीचेरी, कोठी बसा दिया, यहां पर कोठी बना दिया, व्यापारिक कोठी, बस्ती बसा दी। तो अब उसकी सुरक्षा भी तो चाहिए, कोठी वोठी बनाया है तो अब ये क्या करेंगे? यहीं पे बना देंगे पौंडीचेरी में, यहीं पे बना देंगे फोर्ट एक बनाएंगे या किला बनाएंगे, फोर्ट सेंट लुई या फोर्ट लुई कह सकते हैं, फोर्ट लुई ही कह दीजिए, फोर्ट लुई। अब फोर्ट लुई देखिए, लुई शासक था, उसी के समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एफईसी। और ये कंपनी इसका नाम क्या था? द कंपनी इंड ओरिएंटल्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, एफईसी। ये लुई 14 के शासनकाल में कंपनी का गठन हुआ और यही देखिए इसी के नाम पे फोर्ट लुई पड़ा, पौंडीचेरी में बनाया गया फोर्ट लुई। और ये आप देखिए कि बाद में इस पौंडीचेरी को बहुत ज्यादा डेवलप किया है, आज पुडुचेरी कहते हैं। ठीक है, पुडुचेरी कहते हैं। और यहाँ बहुत ज्यादा इन्होंने डेवलप किया है पौंडीचेरी को, इन्होंने फ्रांसीसियों ने। और फ्रांसीसी जो हैं ये बहुत ज्यादा दिनों तक रहे हैं पौंडीचेरी में। इन्होंने आजादी के बाद जैसे गोवा को छोड़ा था, यहां पे गोवा होगा तो गोवा को छोड़ा था पुर्तगालियों ने 1961 में, वैसे ही पांडिचेरी को छोड़ा है फ्रांसीसियों ने 1954 में। और भारत सरकार का ऑपरेशन विजय चलाया गया था यहां पर, 1954 में छोड़ा है पौंडीचेरी को, बहुत ज्यादा दिन तक रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, पौंडीचेरी में पौंडीचेरी शहर बसाया। अब पौंडीचेरी शहर बसाने का जो श्रेय है, देखिए यहां पर लिख दिया है मैंने, पौंडीचेरी शहर या पुडुचेरी शहर बसाने का श्रेय किसे आ जाता है एग्जाम में? किसे है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रांसिस
मार्टिन को। कौन था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई गई थी भारत से व्यापार के लिए, द कंपनी इंड ओरिएंटस, उसका डायरेक्टर बन के आया था भारत में। देखिए, अब आपको यह पता चल गया होगा कि क्यों फ्रांसिस मार्टिन को कहा जाता है भारत में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक। देखिए, सूरत और मसूलीपट्टनम में कोठी बनाने के बाद भी इनकी वो पहचान नहीं हो पाई थी। एक शहर ही बसाने का नाम है, एक शहर पौंडीचेरी ही बसा दिया किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने। ठीक है, ये फ्रांसिस मार्टिन ने एक शहर ही बसा दिया भारत में, और पांडिचेरी जो है फ्रांसीसियों की पहचान हो गई। और यही पांडिचेरी ये मुख्यालय भी रहा किसका? फ्रांसीसियों का भारत में मुख्यालय भी रहा, फ्रांसीसी मुख्यालय भी रहा, फ्रांसीसी मुख्यालय भी रहा भारत में। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब फ्रांसीसी आगे और विस्तार चाह रहे हैं। अब कहां जाएंगे? और आप जानते हैं सूरत बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र, यहां पे आ ही गए, कोरोमंडल तट पे आ ही गए। अब इनको दिखाई दिया बंगाल। बंगाल बहुत ही समृद्ध था, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये पहुंचते हैं बंगाल, और यहां के बंगाल पहुंचते हैं, और यहाँ का सूबेदार है। ठीक है, सूबेदार है, इससे रिक्वेस्ट करेंगे। कौन है सूबेदार? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान। अब इस सूबेदार से ये रिक्वेस्ट करेंगे, और यहाँ इससे इनको मिल जाएगा, हाँ, फ्रांसीसियों को मिल जाएगा। फ्रांसीसियों को क्या मिल जाएगा यहाँ पर? देखिए, चंद्रनगर इनको मिल जाएगा बंगाल में, फ्रांसीसियों को। ठीक है, चंद्रनगर मिल जाएगा। तो सवाल ये आता है एग्जाम में कि मेन जो बंगाल में इनका सेंटर था वो कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रनगर। और चंद्रनगर किससे मिला था? तो शाइस्ता खान, जो बंगाल का सूबेदार था, उसने इनको दिया था। तो फ्रांसीसियों का बंगाल में मेन बस्ती आपको चंद्रनगर है। तो अब देखिए, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर भी डच हैं, अंग्रेज हैं, और फ्रांसीसी भी पहुंच गए। हाँ, यहां पर भी कोरोमंडल तट पे डच भी हैं, अंग्रेज भी हैं, और फ्रांसीसी भी आ गए। पौंडीचेरी तो इन्होंने अपना मुख्यालय ही बना लिया। अगर यहां देखें बंगाल में, तो आप जानते हैं कि यहां पे भी डच हैं। ठीक है, कासिम बाजार में तो डचों की एक रेशम की चक्री चलती थी। जब मैं डचों का आगमन पढ़ा रहा था, वहां मैंने बताया था, रेशम चक्री यानी रेशम का कारखाना, रेशम का प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, हुगली में उन डचों का सेंटर था। ठीक है, कासिम बाजार में था। वैसे ही अंग्रेज भी यहां पर थे। ठीक है, अंग्रेजों ने भी बहुत सारी कोठियां यहां पर बना रखी थी अब बंगाल के अंदर। तो बंगाल आप जानते हैं, बंगाल बहुत ज्यादा समृद्ध था, और बंगाल से ही आपको आगे जो है एक बड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। और इस प्रतिस्पर्धा को आप देखेंगे आगे, जब बंगाल से ही आपका शुरू होगा बैटल ऑफ पलासी, और फिर आगे बक्सर, और वहीं से जो अंग्रेज जो है अपने आप को पूरी तरह से भारत में स्थापित कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर चंद्रनगर इनको मिल गया। तो यहां पर भी सभी हैं। कौन कौन है भाई? यहां पर भी डच हैं, अंग्रेज हैं। तो हर जगह पे डच अंग्रेज बैठे हुए हैं फ्रांसीसियों के कंपटीशन में। यानी कि अब जो कंपटीशन पूरी तरह से भारत में है, हाँ, अब जो पूरी तरह से कंपटीशन है वो आ गया किसके साथ? देखिए, अब जो कंपटीशन है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये जो कंपटीशन होगा, ठीक है, अब जो कंपटीशन होगा, जो मुकाबला अब है भारत में, मुकाबला ये है, ई स्टैंड्स फॉर ब्रिटिशर्स ऑफ और इंग्लिश। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, अंग्रेज भी हैं वर्सेस, यहां पर अंग्रेज भी हैं। पुर्तगाली तो थे ही पहले, और पुर्तगाली अभी गए नहीं है पूरी तरह से, यहां बीच बीच में वो अपनी प्रतिद्वंदिता जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, ब्रिटिश है, यहां पर डच हैं, और यहां पे फ्रांसीसी आ गए। तो अब मुकाबला इन तीनों में चल रहा है। ठीक है, हालांकि डचों ने पुर्तगालियों की शक्ति को बहुत छीन कर दिया था, लेकिन अभी फिलहाल वो भी तो है ही यहां पे कंपटीशन में।
लेकिन मुख्य कंपटीशन अब इन तीनों में है, ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश, डच और फ्रेंच। ठीक है, तो यहां तक है। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे देखना है। अब तक हमने क्या देखा वो जरा देख लेते हैं, जो सवाल बनेगा यहां से। अब थोड़ा सा और हमें देखना है आगे। तो देखिए डचों की पहली फैक्ट्री कहां बनी, सवाल पूछा जाएगा तो सूरत में, यहां से नंबर 1 का सवाल। ठीक है, उसके बाद दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। ठीक है, आप ये बताएंगे, पूछा जाएगा कि डचों ने कोरोमंडल तट पर कौन सा क्षेत्र जो है जिस पे कब्जा कर लिया था, तो सेंट थॉमे। हाँ ठीक है, 1672 में कब्जा किया था। ठीक है, उसके बाद पौंडीचेरी शहर जो था वो किसका मुख्यालय रहा, तो फ्रांसीसियों का रहा। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी में कौन सा फोर्ट बनाया, तो फोर्ट लुई। हाँ, कौन सा किला बनाया। फ्रांसीसियों का मेन सेंटर बंगाल में चंद्रनगर। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं यहां से सवाल बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है कई बार, चंद्रनगर कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक हाँ कौन है भाई, तो फ्रांसिस मार्टिन। क्यों, इसी ने पौंडीचेरी शहर बसाया। देखिए यहां पर लिख दिया है, पौंडीचेरी शहर बसाने वाला फ्रांसिस मार्टिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, और कैसे बसाया भाई, तो पहले ये हैदराबाद रियासत जाता है और वहां के जो वेलिकोंडपुरम जगह है, सूबा है, तो वहां के सूबेदार शेर खान लोदी से मिलेगा और शेर खान लोदी से मिलकर रिक्वेस्ट करेगा कि जगह दीजिए व्यापार करने के लिए। तो शेर खान लोदी इनको एक गांव देगा, किसे, फ्रांसिस मार्टिन को, और इसी गांव को ये पौंडीचेरी के रूप में डेवलप करेंगे। यही गांव जो है, इसी गांव को ये पौंडीचेरी के रूप में डेवलप कर देंगे। तो ये गांव देखिए पौंडीचेरी को ये मुख्यालय बनाएगा, यहीं पर फोर्ट लुई बनेगा। तो ये बात हो गई। चंद्रनगर इनको मिलेगा किससे, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से। तो ये सवाल भी आया है कई बार कि भाई चंद्रनगर जो मेन सेंटर था बंगाल में फ्रांसीसियों का, वो सेंटर किससे मिला था, तो बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से। तो यहां तक बात आ गई। अब मुकाबला हो गया पूरे भारत में। देखिए सूरत में, कोरोमंडल तट पे, बंगाल पे अंग्रेज हैं, डच हैं, फ्रेंच हैं, सब आ चुके हैं। तो अब मुकाबला इन तीनों में ही होगा। ठीक है, और आगे अभी मैं बताऊंगा वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में कि कैसे डच जो है ये हमला करेंगे पौंडीचेरी पे, और पौंडीचेरी करीब 5 सालों तक डचों के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो अभी आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव ऑन। तो अभी तक हमने देखा कि डच यहां पर हैं, इंग्लिश भी यहां पर है, और यहां पर फ्रांसीसी भी आ गए। अंग्रेज देखिए, अंग्रेज तो बंबई में भी है। आप समझिए कि पुर्तगाल की महारानी कैथरीन की शादी जब हुई थी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से 1661 में, ठीक है, ये शादी यूरोप में होती है और उनको दे दिया जाता है, पुर्तगाल के पास उस समय बंबई है तो बंबई दे दिया जाता है दहेज में। ठीक है, और बाद में चार्ल्स द्वितीय जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में दे देते हैं। 1668 में क्या दे देते हैं, बंबई दे देते हैं। तो जब फ्रांसीसियों की 1668 में यहां सूरत में पहली फैक्ट्री यहां पर एस्टैब्लिश की जाती है, उसी के आसपास अंग्रेज भी बंबई में भी पहुंच चुके हैं। तो सारा क्षेत्र डच हैं, अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी भी यहां पे आ गए हैं। उसी तरह से कोरोमंडल तट पे भी तीनों हैं और बंगाल में भी तीनों आ गए। तो इट मीन्स कि आप देखिए कि मुकाबला बड़ी जोरदार शुरू हो चुका है। अब यहां पर डच जो है, आप जानते हैं कि डचों ने पुर्तगालियों की शक्ति को छीड़ कर दिया था। ठीक है, अब डचों ने एक बार गोलकुंडा के शासक के साथ मिलकर सेंट थॉमे में फ्रांसीसियों को 1672 में हरा भी दिया। जब फ्रांसीसियों ने कब्जा किया सेंट थॉमे पे, मद्रास के पास जो सेंट थॉमे है, तो वहां हरा दिया था। अब जब पौंडीचेरी में आ जाते हैं और अपना मुख्यालय बना लेते हैं, हेडक्वार्टर्स बना लेते हैं, उस समय देखिए 1693, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, बंगाल में चंद्रनगर ये सब जो शाइस्ता खां से मिला है ना, ये 1690 से 1692 के बीच में ये काम हुआ है, जो शाइस्ता खां से इनको चंद्रनगर मिला, तो वो ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, इस पौंडीचेरी पे अटैक करेंगे डच। डचों का ये अटैक हो जाएगा।
अटैक्ड, पौंडीचेरी पे डच अटैक करेंगे और पौंडीचेरी चला जाएगा डचों के पास। ठीक है, पौंडीचेरी कहां चला जाएगा, अटैक करेंगे, कब्जा करेंगे और डचों के पास चला जाएगा। ये घटना है कब की, ये घटना है 1693 एडी की, यही 1693 लिखी है, 1693 एडी की घटना है। अब देखिए अटैक करेंगे 1693 में, कौन, डच, कहां पे, पौंडीचेरी में, और पौंडीचेरी किसके पास है इस समय, फ्रांसीसियों के पास है। लेकिन अब फ्रांसीसियों से चला जाएगा, फ्रांसीसियों के पास से चला जाएगा डचों के पास। हाँ, और ये फ्रांसीसियों से डचों के पास, ये फ्रांसीसियों के पास है पौंडीचेरी, अब चला जाएगा डच के पास। ठीक है, अब नेक्स्ट एक रिजविक की संधि होगी। रिजविक की संधि होगी यूरोप में। ये कब होगी, ये रिजविक की संधि होती है 1698 में, ध्यान रखिएगा, रिजविक की संधि। और इस रिजविक की संधि के तहत ये जो डच हैं, हाँ, डच जो है फिर लौटा देंगे फ्रांसीसियों को, क्या लौटा देंगे, फ्रांसीसियों को लौटा देंगे पौंडीचेरी। हाँ, वापस कर देंगे, वापस कर देंगे किसे, फ्रांसीसियों को, क्या, पांडिचेरी। तो ध्यान दीजिएगा कि 1693 में बंगाल की घटना क्या है, जब चंद्रनगर में ये अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, बंगाल में शाइस्ता खां जो है वो चंद्रनगर देता है, तो ये घटना सब होती है 1690 से 1692 के बीच। ये बहुत अपने आप को ताकतवर समझने लगते हैं जो डच हैं, और उसके बाद क्योंकि इन्होंने सेंट थॉमे में हराया था गोलकुंडा के शासक के साथ मिलकर फ्रांसीसियों को, तो अब इन्होंने ये क्या करेंगे, 1693 में पौंडीचेरी में जो मुख्यालय है किसका, फ्रांसीसियों का, वहां पे अटैक करेंगे और फिर कैप्चर कर लेंगे इसको। और कैप्चर करने का नतीजा क्या होगा, ये पौंडीचेरी निकल के चला गया डचों के पास। ये करीब करीब 5 सालों तक जो पौंडीचेरी है वो रहेगा डचों के पास। 5 साल के बाद एक रिजविक की संधि होगी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि डचों ने फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी किस संधि के तहत लौटाया, तो ध्यान रखिएगा ये रिजविक की संधि है। ये रिजविक की संधि जो है इसी के तहत लौटाया गया था। तो इस संधि को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस संधि को याद रखना है आपको। रिजविक की संधि किसके किसके बीच में हुई, डचों और फ्रांसीसियों के बीच। कब हुई, 1698 में। यानी डचों ने पौंडीचेरी को कब नियंत्रण में लिया फ्रांसीसियों से, तो 1693 में, और फिर उन्होंने वापस कब कर दिया, तो 1698 में। यानी करीब 5 सालों तक ये पौंडीचेरी वापस चला आता है। तो ये बात हो गई। अब देखिए यहां से आगे ये शुरू होगा कि धीरे धीरे अंग्रेज, चूंकि डच पहले पुर्तगाली आए फिर डच आए और तब अंग्रेज आए। पुर्तगालियों की शक्ति को डचों ने कम किया और डचों की शक्ति को कम करेंगे कौन, अंग्रेज। और 1759 की बात है, 1759 में बेदरा की लड़ाई होगी, निर्णायक लड़ाई अंग्रेजों और डचों के बीच। ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, और वहां से डच पूरी तरह से, डचों का खात्मा हो जाएगा भारत में। और इस रिजविक की संधि के बाद जब फ्रांसीसियों को डचों से पौंडीचेरी वापस मिल जाएगा, तो वो अपना कुछ और विस्तार करने में सफल भी रहेंगे। जैसे इसके बाद फ्रांसीसी जो हैं, इसके बाद इनका जो विस्तार होगा फ्रांसीसियों का इसके बाद जो विस्तार होगा, फ्रांसीसी जो अपना विस्तार करेंगे, वो विस्तार देखिए, वो विस्तार ये उसके बाद कर लेंगे कहाँ पे, पहला 1721 में। ये देखिए भारत के बाहर ही बनाते हैं, अपनी बस्ती बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं। तो 1721 में देखिए ये मॉरिशस में भी चले जाएंगे, मॉरिशस। अब ये मॉरिशस कहाँ है, देखिए ये भारत है, यहाँ पे अफ्रीका होगा, यहाँ बना देता हूं मैं। ये अगर ये देखिए ये भारत है, ये अगर ये भारत है, ये भारत है, और यहीं पे देखिएगा कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है,
ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहीं पे अफ्रीका में देखिएगा ये मेडागास्कर है, और यहीं पे मेडागास्कर के पास ही यहीं पे मॉरिशस होगा, ये मॉरिशस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो मॉरिशस में 1721 में बना लेते हैं। उसके बाद ये 1724 में मालाबार तट पे, यहां माही पे बनाएंगे। माहे, माहे, माहे कहाँ है? मालाबार तट पे, यहीं पे, ठीक है। और फिर ये 1724 में, और फिर 1739 में ये बनाएंगे कराईकल। कराईकल ये कोरोमंडल तट पे कराईकल है, और पुडुचेरी के अंतर्गत ही आता है ये आज भी, ठीक है। तो यहां पे कराईकल पे बना लेंगे, कराईकल, ठीक है। कराईकल पे कब बनाएंगे? कराईकल पे 1739 में इनका हो जाएगा। माही पे हो जाएगा, माहे पे 1721 में, 1724 में, और ये मॉरिशस पे 1721 में, ये है मॉरिशस। मॉरिशस नहीं भी दिखाई दे रहा होगा भाई, अगर कट गया होगा, मुझे अंदाजा नहीं मिल रहा है, तो आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि फ्रांसीसी विस्तार, उसके बाद भी आप देखेंगे कि जब 1693 में रिजवी की संधि होती है और डचों से इनको पौंडीचेरी वापस मिल जाता है, उसके बाद फिर ये अपना विस्तार कहाँ कहाँ करते हैं? तो अपना विस्तार ये करेंगे मॉरिशस में, 1721 में मॉरिशस पहुंच जाएंगे, 1724 में माही, कराईकल, माहे यहाँ पे है मालाबार तट पे, ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है, और कराईकल में यानी कोरोमंडल तट पे 1739 में। तो ये इनका हो जाएगा विस्तार। और इसके बाद आप देखेंगे कि सारी शक्तियां अब खत्म होती हुई नजर आती हैं, और बाद में दो ही शक्तियां यहां पर रह जाएंगी, और वो दो शक्तियां जो फाइनल कॉन्टेस्ट होगा, आप देखेंगे आगे कि फाइनल कॉन्टेस्ट जो होगा, फाइनल कॉन्टेस्ट, वो फाइनल कॉन्टेस्ट आपको फ्रांस या ब्रिटेन, आप ऐसे लिखिए, ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस ही रह जाएगा, फ्रांस रह जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे ये इस कॉन्टेस्ट में तीन कर्नाटक युद्ध आप देखेंगे। तो ये फर्स्ट जो होगा ये 1746 से लेकर 1748 तक होगा, ठीक है। और सेकंड जो होगा ये होगा 1749, 48 के बाद एक ही साल बाद शुरू हो जाएगा, और ये 1754 तक रहेगा। और अंतिम जो होगा थर्ड जो होगा वो 1756 से लेकर 1763 तक होगा। तो ये तीन भारत में फाइनल वजूद के लिए, फाइनल एग्जिस्टेंस के लिए फाइनल कॉन्टेस्ट होगा ब्रिटेन में और फ्रांस में, ठीक है, ब्रिटेन में और फ्रांस में। क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने, देखिए ये 1763 में लड़ाई होती है, और अंग्रेजों ने 1759 में ही, जो डच एक बड़ी पावर दिखाई दे रही थी, और डचों ने भारत में पुर्तगाल की शक्ति को क्षीण किया था, और पूरी तरह से पुर्तगाल के लगभग हर बस्ती को, हर कोठी को उन्होंने अपने कब्जे में करते चले गए थे, चाहे श्रीलंका हो, चाहे इंडोनेशियन आइलैंड्स में हो, लगभग सभी को उन्होंने अपने कब्जे में किया था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के आने के बाद उनकी शक्ति क्षीण होती है, और फाइनली 1759 में बंगाल में बेदरा का युद्ध होगा। वहां डच बिल्कुल फाइनली रूट आउट हो जाएंगे भारत से, और उसके बाद सिर्फ दो ही शक्तियां बच रही हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। और इन दोनों के बीच फाइनल वजूद के लिए, भारत में फाइनल एग्जिस्टेंस के लिए जो युद्ध होगा इन दोनों के मध्य, इस युद्ध को कहा जाएगा कर्नाटक वार। देखिए तीन युद्ध हैं, और ये कर्नाटक वार यहां लिख लीजिए। हाँ, ये ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस फाइनल कॉन्टेस्ट होगा कर्नाटक युद्ध के रूप में, कर्नाटक युद्ध, ठीक है। ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस कर्नाटक युद्ध होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये तीन कर्नाटक युद्ध होंगे, तीन, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। पहला 1746 से 1748, दूसरा 1749 से 1759, फिर 1756 के बाद 1763, और तीसरा जो ये युद्ध होगा, इसके बाद ये तय हो जाएगा कि चार प्रमुख यूरोपीय शक्तियों में से पुर्तगाली, डच,
ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों में से सबसे लंबे समय तक जो रहेंगे वो अंग्रेज ही रहेंगे। और इस थर्ड कर्नाटक युद्ध के बाद सिर्फ अंग्रेज ही भारत में बच जाएंगे, फ्रांस रूट आउट हो जाएगा। तो आगे के वीडियो में हम देखने वाले हैं पहले कर्नाटक युद्ध को, यानी पहले कर्नाटक युद्ध को हम देखेंगे तो वहां से आपको स्पष्ट होता और चला जाए और स्पष्ट होता चला जाएगा इनके बीच का जो मुकाबला है। 3 वीडियोस में इन तीनों कर्नाटक युद्ध को हम देखने वाले हैं। तो अभी आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।